हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में आपकी पाठ्य पुस्तिका कथा मंजूषा के पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है दादी माँ। रमेश अपनी पत्नी सीमा के साथ गांव में सुखपूर्वक रहते थे। उनके पुत्र क्षितिज की मुंबई में एक ऊंचे पद पर नौकरी लग गई थी। कुछ समय पश्चात क्षितिज का विवाह हो गया। उसकी पत्नी रिया भी नौकरी करती थी। दोनों अलग अलग एनजीओ में नौकरी करते थे। क्षितिज के विवाह के कुछ महीने ही पश्चात उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब खेतीबाड़ी का सारा काम उसकी माँ संभालती थी। अकेली सीमा को गांव में काम संभालने में परेशानी हो रही थी और वह पढ़ी लिखी भी नहीं थी। इसी प्रकार 2 वर्ष बीत गए। रिया ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब रिया और क्षितिज के सामने पुत्र के पालन पोषण की समस्या थी। रिया ने क्षितिज से कहा, क्यों ना पुत्र की देखभाल के लिए गांव से बच्चे की दादी को बुला लिया जाए। गांव में वैसे भी वह अकेली रहती है। क्षितिज और रिया माँ के पास गांव पहुँचे, उनका हालचाल पूछा, उनकी परेशानी जानी। यानी कि यहाँ राजेश और सीमा हस्बैंड वाइफ थे, जो कि अपना अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनका एक बेटा था क्षितिज, जो कि मुंबई में एक अच्छी नौकरी पर था। और क्षितिज की जिससे शादी हुई थी उसकी पत्नी का नाम रिया था। वो भी एक नौकरी करती थी। दोनों अलग अलग एनजीओ में नौकरी करते थे। क्षितिज के विवाह के बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई और गांव में खेती बाड़ी का सारा काम उसकी माँ यानी कि सीमा संभाल रही थी। पर उसको उस काम को करने में बड़ी परेशानी आ रही थी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। और धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ समय बाद रिया ने एक पुत्र को जन्म दिया। बेटे के जन्म के बाद क्षितिज और रिया के सामने बेटे की देखभाल की समस्या आने लगी। तो उन्होंने सोचा, क्यों ना गांव से बच्चे की दादी को बुला लिया जाए। क्षितिज और रिया गांव में जाते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं और उनकी परेशानियां जानते हैं। अब देखते हैं आगे। फिर उन्होंने इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वे गांव की ज़मीन और घर बेचकर उनके साथ मुंबई चले और वहां अपने पोते के साथ रहे। दादी पोते के मोह में जल्दी से जाने के लिए तैयार हो गई। यानी कि यहाँ सीमा अपने पोते के लिए मुंबई जाने के लिए तैयार हो जाती है। सीमा अपने बेटे बहू के मुंबई वाले घर में साथ रहने लगी। उसके बेटे बहू का तो अधिकांश समय नौकरी के सिलसिले में बाहर ही गुजरता था। सीमा सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती, दिन भर पोते श्रेय के लिए काम करती और धीरे धीरे श्रेय बड़ा हो गया और स्कूल जाने लगा। सीमा के लिए अब फिर दिन बिताना मुश्किल लगने लगा। सीमा नाश्ता और दिन का खाना बनाती। अकेले घर में रहकर सीमा का मन खाना खाने में नहीं रहता था। वह बहुत उदास रहने लगी। क्यों? क्योंकि अब पहले बहू बेटा बाहर रहते थे तो बच्चा था छोटा तो साथ में रहता था। अब बच्चा बड़ा हो गया था, अब वो स्कूल जाने लगा। यानी कि स्कूल टाइमिंग तक का समय सीमा से नहीं कट रहा था। यानी कि वो समय उसको बहुत अखरता था। वो उस समय अपने आप को अकेलापन महसूस करने लगी और उदास रहने लगी। उसके बेटे बहू रात को देर से आते और खाना खाते समय भी अपनी कोई ना कोई बातें करते रहते। उनकी चर्चा किसी वृद्धा यानी कि बूढ़ी औरत की सहायता करने के विषय में होती या किसी वृद्ध पिता के उसके बेटे के साथ रहने में मदद संबंधी होती। सीमा को पता था कि उसके बेटे बहुत समाज का भला कर रहे हैं, समाज की बुराइयों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ जानते समझते हुए भी वह अपने अकेलेपन को दूर नहीं कर पा रही थी। यानी कि उसे पता था कि समय किसी के पास नहीं है। मेरे बहू बेटा अच्छा काम कर रहे हैं, उनके पास समय नहीं है। पोता स्कूल जाने लगा है तो अब स्कूल का वर्क होता है, उसको करना है। टाइम नहीं था कि पूरा टाइम वो अपनी दादी के साथ खेल सके, इसलिए उसको अकेलापन लगने लगा। बेटे और पोते के चले जाने पर कई बार वह सामने वाले मंदिर में चली जाती। वहाँ वह मधुर स्वर में भजन गाती। फिर भी अपने पोते श्रेय के बिना उसका मन नहीं लगता। वह चाहती थी कि उसका पोता हर समय उसके साथ रहे। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग व्यक्तियों को बच्चों के साथ रहना, उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। इसलिए वो चाहती थी कि उनका पोता
कहीं नहीं जाए, उन्हीं के साथ रहे। एक दिन दादी ने अपने पोते श्रेय से कहा, तू स्कूल क्यों जाता है? क्या रोज़ रोज़ स्कूल जाना ज़रूरी है? श्रेय बोला, दादी स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, मास्टर जी होते हैं जो हमें नई नई बातें बताते हैं। वे हमें बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। सीमा हैरानी से अपने पोते की शक्ल देख रही थी। उसने तो अपने गांव में केवल गुस्सा करने वाले मास्टर जी ही देखे थे, जिनके हाथ में छड़ी होती थी। वे रौबदार और गुस्से वाले होते थे। मगर श्रेय तो अपने मास्टर जी के बारे में कुछ और ही बता रहा, यानी कि सीमा के दिमाग में अब तक स्कूल की जो छवि थी वो ये थी कि स्कूल में मास्टर जी होते हैं जो बहुत गुस्से वाले होते हैं और उनके हाथ में छड़ी होती है जिससे वो बच्चों को डांटते हैं। यानी कि यही सब दृश्य उनके माइंड में था, इससे ज़्यादा वो नहीं जानती थी। मास्टर जी हमें बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। वे हमें तरह तरह की कहानियाँ सुनाते हैं, पूरे संसार की बातें बताते हैं, तरह तरह के खेल खिलाते हैं। दादी कल आप भी मेरे साथ स्कूल चलना। यहाँ श्रेय अपनी दादी को बता रहा है कि स्कूल में मास्टर जी बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, जैसे कि विश्व की बातें, खेलों की बातें, और हमें कहानियाँ सुनाते हैं अच्छी अच्छी जो कि शिक्षाप्रद होती है। तो ये सब चीज़ें वो अपनी दादी को समझा रहा है। और फिर आगे क्या कहता है कि दादी कल आप मेरे साथ स्कूल चलना, श्रेय ने कहा। अगले दिन श्रेय अपनी दादी से स्कूल चलने की जिद करता रहा। जब वह नहीं माना तो उसकी दादी ने उसे डांटकर चुप करा दिया। उस समय तो श्रेय चुप स्कूल चला गया। दोपहर को घर आकर श्रेय बोला, दादी कल से तुम मेरे साथ स्कूल चलूँगी। अगर तुम कल मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। सीमा बच्ची की जिद के सामने परेशान हो उठी। उसने सोचा कि कल तक श्रेय बात को भूल जाएगा, किंतु उसके बावजूद सीमा रात भर सो नहीं पाई। वह सोचने लगी, इस उम्र में पढ़ाई करना स्कूल में जाना और पढ़ाई करना यह कैसे हो सकता है? छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठकर वह कैसे पढ़ाई कर सकती है? यह उम्र तो भगवान का नाम लेने की है, ये कोई पढ़ाई की उम्र है। यहाँ सीमा बच्चे की जिद के बारे में सोच रही है कि यदि वो मुझे स्कूल लेके जाएगा तो मुझे वहाँ कैसा महसूस होगा, छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठकर मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी और कैसा लगेगा। और इस उम्र में कोई पढ़ता भी है, यानी कि वो कहना चाह रही कि इस उम्र में पढ़ाई हो पाएगी। उसने तो कभी स्कूल देखा ही नहीं था। किसने? सीमा ने। स्कूल कभी गई नहीं थी, सिर्फ छवि थी उनके दिमाग में, सोच थी कि स्कूल होता कैसे है, मास्टर कैसे हैं, बस इतना उनको पता था। उसका बेटा गांव से दूर शहर में ही पढ़ा था। उसने ही बताया था कि उसके स्कूल में सभी मास्टर जी गुस्से वाले होते हैं, वे सभी बच्चों को छड़ी से मारते हैं। मगर उसका पोता तो कहता है कि उसके स्कूल में सभी मास्टर जी बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी ही सीमा की आंखें खुल गई। उसे लगा कि उसका पोता कल की बात भूल चुका है। वह प्रतिदिन उठ करके सबके लिए खाना बनाने लग गई। श्रेय उठा और नहा धोकर स्कूल के लिए तैयार हो गया। दादी को लगा उसका पोता भूल गया, किंतु उसका अनुमान गलत निकला। श्रेय ने दादी का हाथ पकड़ा और कहा, अब तो वह तभी स्कूल जाएगा जब आप स्कूल पढ़ने के लिए जाएंगी। क्षितिज और रिया भी दादी पोते की बातें सुन रहे थे। वे भी श्रेय की बात से सहमत थे, यानी कि वो भी उसकी बात के लिए एग्री थे। उन्होंने भी कहा, आप घर पर खाली रहकर परेशान हो जाते हैं, अच्छा है दोनों दादी पोते का आना जाना साथ रहेगा। क्षितिज बोला, आप कहती हैं यह समय भगवान की पूजा अर्चना करने का है। जब आपको पढ़ना आ जाएगा तो गीता, रामायण, वेद, पुराण सभी कुछ पढ़ पाएंगी, अपने खाली समय का सदुपयोग भी कर पाएंगी। यानी कि वहाँ उसको समझा रहे हैं कि सही तो है, आप दोनों साथ आएंगे जाएंगे और साथ ही साथ आपको पढ़ना भी आ जाएगा, जिससे कि आप अपनी गीता, रामायण आदि को पढ़ पाएंगी और आपको जो घर में बोरियत होती है, अकेलापन महसूस होता है, वो भी अब नहीं होगा यदि आप स्कूल जाएंगी। दादी समझ गई ये सब उनकी बात नहीं मानेंगे। श्रेय को भी स्कूल जाने में देरी हो रही थी। मजबूरीवश वह श्रेय के साथ स्कूल चल दी। स्कूल में सभी बच्चे स्कूल की वर्दी यानी कि यूनिफॉर्म पहनकर आए हुए थे। दादी सकुचाती यानी कि झिझक शर्माते हुए
सी चल रही थी। श्रेय के सभी दोस्तों ने दादी के पाँव छुए। तभी मास्टर जी आए। श्रेय बोला, मास्टर जी, आज मैं अपनी दादी को कक्षा में पढ़ाने के लिए लाया हूँ। क्या ये हमारे साथ बैठकर पढ़ सकती है? हाँ, मास्टर जी ने कहा, हाँ, स्कूल में पढ़ सकती है, पर आपके छोटे छोटे डेस्क पर कैसे बैठ सकती है? यह कहकर मास्टर जी उन्हें इमारत के पीछे यानी कि स्कूल की बिल्डिंग के पीछे बने 2 अन्य कमरों के पास ले गए। उनमें से एक कमरा प्रौढ़ पुरुषों के लिए था तथा दूसरा कमरा प्रौढ़ महिलाओं के लिए था। प्रौढ़ का अर्थ होता है बच्चों अच्छी तरह बढ़ा हुआ या फिर निपुण युवा या युवती, यानी कि जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, इसको हम प्रौढ़ पुरुष या महिला कहते हैं। मास्टर जी श्रेय की दादी जी को दूसरे कमरे में ले गए। सीमा देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ पर उनकी उम्र की कई महिलाएं बैठकर पढ़ रही थी। यानी कि वो देख के चकित हो गई कि इस उम्र में भी लोगों की इच्छा है, यानी कि मेरी जैसी और भी अन्य महिलाएं हैं जो पढ़ना चाहती हैं और वो पढ़ रही हैं। ये देखकर वो हैरान हो गई है। सीमा की हैरानी देखकर मास्टर जी ने कहा, यानी कि उनको बताया, सरकार चाहती है कि देश के सभी लोग पढ़ें। जो लोग बचपन में नहीं पढ़ सके वे जब भी मौका मिले पढ़ लें। इसलिए सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोला है। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र का अर्थ होता है बच्चों सामान्य आयु से अधिक आयु होने पर स्कूली शिक्षा लेने वाले लोगों को शिक्षित करना, उसको हम कहते हैं प्रौढ़ शिक्षा। तो यहाँ मास्टर जी ने बताया कि सरकार चाहती है कि सभी लोग पढ़ें। जो बचपन में नहीं पढ़ पाए वो इस उम्र में पढ़ सके, और जब भी उनको मौका मिले, यानी कि पढ़ने के लिए कोई उम्र मायने नहीं रखती। जब आपकी इच्छा हो तब आप पढ़ सकते हो। इस स्कूल में अनेक ऐसे दादा दादी एवं नाना नानी आते हैं जो सुबह बच्चों के साथ स्कूल आते हैं और उनके साथ ही वापस जाते हैं। यानी कि बहुत से बच्चों के दादा दादी जो पढ़े लिखे नहीं थे वो बच्चों को छोड़ते थे, साथ में अपने आप भी उसी स्कूल में पढ़ते थे। मास्टर जी की बात सुनकर सीमा को बहुत प्रसन्नता हो रही थी, यानी कि बहुत खुशी हो रही थी। उसको अंदर से जिज्ञासा हो रही थी, यानी कि उसको अच्छा लग रहा था कि और लोगों को देख के वो मोटिवेट हो रही थी, यानी कि उसका भी उत्साह बढ़ रहा था। वे सोचने लगी, उनके बेटा बहू भी तो दिन रात पुस्तकें पढ़ते रहते हैं। यानी कि उसको याद आया कि पढ़ने के लिए एक उम्र निश्चित नहीं है, पढ़ने के लिए कोई उम्र निश्चित नहीं है, जब मन करे तब पढ़ सकते हैं। यानी कि उसको याद आया कि वो दोनों भी तो किताबें यानी पुस्तकें पढ़ते रहते हैं, तो मैं पुस्तकें पढ़ने में शर्म क्यों महसूस करूं। यानी कि उसकी जो शर्म थी, झिझक थी, वो निकल गई उन लोगों को देखकर। उनके मन में एक विश्वास सा उत्पन्न होने लगा। उन्हें लगा कि उन्हें पढ़ना सीखना चाहिए। वह अन्य महिलाओं के साथ जाकर बैठ गई। उन्होंने अपना चश्मा साफ किया और पढ़ने के लिए तैयार हो गई। तो बच्चों, इस पार्ट में हमने सीखा कि शिक्षा यानी कि एजुकेशन, शिक्षा का ज्ञान के लिए कभी उम्र आड़े नहीं आती। यदि हमारा मन का विश्वास है, यदि हम चाहते हैं पढ़ना किसी भी उम्र में, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। यदि मन में इच्छा हो तो हर कार्य हम पूरा कर सकते हैं। यदि हमने मन में सोच लिया कि मुझे और भी आगे अच्छे से पढ़ना है, तो मैं उस काम को कर पाऊंगी। यदि मैंने सोचा नहीं, शर्म आ रही है, इस उम्र में आके कैसे पढ़ूंगी, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, और जब हम अपने मन में संकल्प कर लेते हैं इस चीज़ का, तो हम निश्चित ही सफलता भी प्राप्त करते हैं। और दूसरी बात, हमें किसी के मनोबल को कमज़ोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके उत्साह को प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि उसके जोश को दुगना कर देना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर श्रेय के मास्टर जी ने, यानी कि श्रेय, उसके बेटा बहू दो सभी ने उनको मोटिवेट किया, यानी कि उसको प्रोत्साहित किया कि तुम स्कूल जाओ, पढ़ना सीखो, जिससे कि तुम अपने वेद, रामायण, गीता आदि का अपने आप खुद से पढ़ सको। यानी कि उसको प्रोत्साहित किया गया वहाँ पर। और फिर मास्टर जी ने जब उनको समझाया और क्लास में ले जाके उनको दिखाया, तो उनका उत्साह और भी दुगना हो गया। जो उनके अंदर की शर्म थी वो भी क्या हो गई, खत्म हो गई, और वो पढ़ने के लिए जिज्ञासु हो गई, यानी कि वो उसके लिए तैयार हो गई। इसलिए कहते हैं पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, और
मन में हमें उस काम को करने की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपके पेज नंबर 61 पर अभ्यास यानी कि प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है इसमें दादी माँ का। दादी माँ कहाँ रहती थी? दादी माँ गांव में रहती थी। पहला प्रश्न का उत्तर क्या है कि दादी माँ गांव में रहती थी। कहाँ रहती थी? गांव में। दूसरा प्रश्न है दादी माँ को मुंबई क्यों आना पड़ा? क्यों आना पड़ा था उसको, दादी माँ को? दादी माँ अपने पोते के पालन पोषण के लिए मुंबई आना पड़ा था, क्योंकि उनका जो बेटा और बहू दोनों ही नौकरी करते थे और बच्चे की देखभाल के लिए घर पर कोई नहीं था। यानी कि उनके सामने बच्चे की परेशानी थी देखभाल की, और दादी गांव में भी अकेली थी। तो क्षितिज के आग्रह करने पर, यानी अपने बेटे के आग्रह करने पर, वह पोते के प्यार के कारण दादी माँ क्या हुई, मुंबई आने के लिए तैयार हो गई, इसलिए उसको मुंबई जाना पड़ा। तीसरा प्रश्न है क्षितिज और रिया कहाँ काम करते थे? क्षितिज और रिया दोनों अलग अलग एनजीओ में काम करते थे। दोनों अच्छी पोस्ट पे थे और अलग अलग एनजीओ में, यानी कि संस्था में काम करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दादी जी को स्कूल ले जाने की जिद किसने की और क्यों की? दादी जी को स्कूल ले जाने की जिद उनके पोते श्रेय ने की थी, क्योंकि वह अपनी दादी को पढ़ना सिखाना चाहता था ताकि उसकी दादी गीता, रामायण, वेद, पुराण आदि सभी पढ़ सके और जो उनके घर का अकेलापन था वो भी दूर हो सके, अपने समय को वो सदुपयोग कर सके। इसलिए वो अपनी दादी को स्कूल ले जाने की जिद कर रहा था। स्कूल जाने पर दादी जी को क्या पता चला उनको? स्कूल जाने पे दादी को मास्टर जी ने बताया कि सरकार चाहती है कि देश के सभी लोग पढ़ें। जो लोग बचपन में नहीं पढ़ सके वे जब भी मौका मिले पढ़ लें, इसलिए सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोले हैं। ये दादी जी को स्कूल में जाकर पता चला, और साथ ही साथ कि वहाँ और भी अन्य उन्हीं की जैसी और भी अन्य महिलाएं थी जो कि पढ़ रही थी। ठीक है बच्चों, और बच्चे इन सब प्रश्नों को आप अपनी हिंदी लैंग्वेज की कॉपी में करेंगे। कौन सी कॉपी में? हिंदी लैंग्वेज की कॉपी में आप इन प्रश्नों के उत्तर कीजिएगा। ठीक है बच्चों।